मेरा इनसे सवाल है कि मुस्लिम ऑर्फनेज से कि ये वक्फ की जगह है, वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है, कि आपको ये किसने इख्तियार दिया कि आप ऐसा एक खुलेआम एक टेंडर बुलाए कि वहाँ पर शॉपिंग मॉल बनाया जाए। और दूसरी बात यह है कि वक्फ के गेजेट में ये नोटिफाई हुआ है कि ये जगह सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए जो है वक्फ की गई है। इसमें सिवाय एजुकेशन पर्पस के दूसरी कोई भी इमारत वहाँ पर तामीर नहीं हो सकती। बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI से हम कंडेम करते हैं और इसकी कड़ी मजम्मत भी करते हैं। हम ये किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हम बनने नहीं देंगे। यहाँ पर अगर तामीर होगी तो स्कूल या हॉस्पिटल, यहाँ पर दस्तावेज में तो सिर्फ एजुकेशन पर्पस है, तो स्कूल बनना वहाँ पर मुनासिब होगा। उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आज हमारी कौम जो लाचार बेबस पासमानदा है, कर्जे में डूबी हुई है और अलग अलग तरीके की परेशानी में है, इससे वो बाहर आ सकते हैं। तो ये सब खामियां वक्फ बोर्ड में है। तो हम आपके माध्यम के ज़रिए से अवाम को, हमायदीन शहर को और जो उलमा है इनसे हम गुजारिश करते हैं कि इसमें आप भी शामिल हो, इस जद्दोजहद में, इस मुहिम में। ये आप भी आकर तहकीक करें कि क्या हो रहा है यहाँ पर। और रिपोर्ट भी आई थी कि वक्फ के कर्नाटका वक्फ में 2,30,000 करोड़ का स्कैम भी हुआ है। एक बहुत बड़ी रिपोर्ट भी आई थी, वो भी आज तक रिलीज नहीं हुई। पॉलिटिकल प्रेशर से शायद उसे दबा दिया गया है। जगह जो है गेजेट में क्लियरली मेंशन है कि एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और आज तालीम की खामी है, कमी है हमारी कम्युनिटी में। आज अगर मुस्लिम कम्युनिटी को कुछ चाहिए तो तालीम चाहिए, एजुकेशन चाहिए। हमारे कौम को तालीम की ज़रूरत है या शॉपिंग मॉल की ज़रूरत है, ये आप डिसाइड करके बताएंगे। सर, सबसे पहले हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपने जो है पूरे 15 साल जो है समाज की सेवा करते हुए 16वें साल को जो है आपने कदम रखा है। इसकी हम आपको बधाई देते हैं। और साथ साथ में हम आज ये जानना चाहते हैं कि आज की ये प्रेस मीट बुलाने की वजह क्या है सर? बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। SDPI 15 साल मुकम्मल कर 16वें साल में कदम रखी है और बहुत से खिदमतों को हमने अंजाम दिया, ये आपके सामने है। आज प्रेस मीट बुलाने का मकसद ये है कि गुज़िश्ता महीने माहाना मई में एक इश्तिहार पेपर्स में आया था, स्टार ऑफ मैसूर में, विजय कर्नाटका और सालार पेपर में, कि ये इश्तिहार जो है मैसूर मुस्लिम ऑर्फनेज यानी कि यतीम खाने के जिम्मेदारों से, मुस्लिम बॉयज़ ऑर्फनेज यतीम खाने के जिम्मेदारों से ये इश्तिहार दिया गया है कि 6,000 स्क्वायर मीटर जगह यानी कि लगभग 4 से 4.5 एकड़ जगह जो है सयाजी राव रोड में जो है, वहाँ पर जो वक्फ की ऑफिस है और जो एक पुरानी हेरिटेज इमारत भी थी वहाँ सावरलाइन बिल्डिंग करके, जिसे भी तोड़ दिया गया, उस जगह का इश्तिहार दिया है कि वहाँ पर एक शॉपिंग मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और एक शॉपिंग मॉल सिटी सेंटर में बनाने के लिए टेंडर्स बुलाए गए हैं कि जो भी अफराद ये टेंडर लेना चाहे वो अपना ये टेंडर सबमिट करे कर बुलाया गया है। मेरा इनसे सवाल है कि मुस्लिम ऑर्फनेज से कि ये वक्फ की जगह है, वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है, कि आपको ये किसने इख्तियार दिया कि आप ऐसा एक खुलेआम एक टेंडर बुलाए कि वहाँ पर शॉपिंग मॉल बनाया जाए। और दूसरी बात यह है कि वक्फ के गेजेट में ये नोटिफाई हुआ है कि ये जगह सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए जो है वक्फ की गई है। इसमें सिवाय एजुकेशन पर्पस के दूसरी कोई भी इमारत वहाँ पर तामीर नहीं हो सकती। शॉपिंग मॉल या दूसरे तरह जो मॉल्स हैं वो किसी भी कीमत पर नहीं तैयार हो सकती। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी कौम को तालीम की बहुत सख्त ज़रूरत है और हमारे जो हल्के में NR हल्के में जो है इसकी बहुत कमी है। यहाँ पर अच्छे कॉलेज स्कूल कुछ भी नहीं है और प्राइवेट स्कूल्स की इतने फीस हैं, इतने ज़्यादा महंगे पढ़ाइयाँ हो चुकी हैं कि आज माँ बाप जो है अपने बच्चों को तालीम देने में बहुत परेशान है। कर्जा लेकर जो है ये प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट के स्कूल्स भी बहुत बुरी हालत में है। और अब जब वक्फ को ये मौका मिला है कि यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पर एक अच्छी स्कूल बनाकर जो है
लोगों को जो है अच्छी तालीम दे सकते हैं, वहां पर जाकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का इख्तियार जाए, ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया HDPI से इसे हम कंडेम करते हैं और इसकी कड़ी मजम्मत भी करते हैं। हम ये किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हम बनने नहीं देंगे। यहाँ पर अगर तामीर होगी तो स्कूल या हॉस्पिटल, यहाँ पर दस्तावेज में तो सिर्फ एजुकेशन पर्पस है, तो स्कूल बनना वहां पर मुनासिब होगा। और दूसरी बात यह है कि वक्फ बोर्ड के बहुत से मिल्कियतों पर, बहुत से प्रॉपर्टीज पर जो है आज आलिशान कॉम्प्लेक्सेस हैं और वहां पर अच्छी रकम जो है माहाना किराए के जरिए से अच्छी खासी रकम भी आ रही है। जैसे मुस्लिम हॉस्टल हो, इलवाल में एक बड़ी बिल्डिंग है और बहुत से ऐसे बिल्डिंग्स हैं जहां पर अच्छी रकम आ रही है। और वक्फ बोर्ड के रूल्स के मुताबिक जो है वक्फ बोर्ड का 7% जो कमाई है वक्फ बोर्ड को देना है, वहां पर जो भी आमदनी आती है, और 30% आमदनी जो है जो मुसलमान गरीब तबका है उनको एजुकेशन और इलाज, मेडिकल बेनिफिट्स के लिए जो है तकसीम करना है, और औरतों के लिए भी तकसीम करना है। ये जो है वक्फ के बैलास में है, वक्फ एक्ट्स में है। ये आप जैसा देख रहे हैं कि कहीं भी इसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। अगर ये सही जो किराए, जो भी आमदनी आती है, ये सही तरीके से 30% अगर हमारे जो गरीब अवाम है, जो मुसलमान जो गरीब तबका है उनमें तकसीम किया जाए, यानी कि उनकी ज़रूरतों पर, तालीम के लिए और इनके इलाजों के लिए और उनकी फलाह और महदूदी के लिए, बेहतरी के लिए जो अगर तकसीम किया जाए, उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो आज हमारी कौम जो लाचार, बेबस, पासमानदा है, खर्जे में डूबी हुई है और अलग अलग तरीके की परेशानी में है, इससे वो बाहर आ सकते हैं। ये भी नहीं हो रहा। ये दो चीजें मैं आपके सामने रखना चाह रहा था कि जो वक्फ में जो अलग अलग तरीके से किराए आ रहे हैं, बहुत से जगह बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बने गए हैं और स्कूल्स भी हैं वक्फ के। कहीं जैसे मुस्लिम बॉयज ऑर्फनेज, निजामिया स्कूल है, और बड़े मकान में भी एक स्कूल है, वहां भी किराया गवर्नमेंट से आ रहा है, लेकिन उतना किराया आने के बावजूद वहां की मरम्मत भी नहीं हुई, ठीक तरीके से मेंटेनेंस भी नहीं है। वहां पेशाब खाने हो या स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पर पानी चीता है और छतें गिर रही हैं, बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है, बोर्ड तक भी छेद पड़े हुए हैं। तो ऐसे हालात में बच्चे कैसे तालीम हासिल करेंगे? और माँ बाप भी अपने बच्चों को वहां पर क्यों भेजेंगे? माँ बाप भी खर्च कर देंगे, लेकिन वहां नहीं भेज रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में खर्च कर पढ़ा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेज रहे। तो ये सब खामियां वक्फ बोर्ड में है। तो हम आपके माध्यम के जरिए से अवाम को, हमायदीन शहर को और जो उलमा है, इनसे हम गुजारिश करते हैं कि इसमें आप भी शामिल हो, इस जद्दोजहद में, इस मुहिम में। ये आप भी आकर तहकीक करें कि क्या हो रहा है यहाँ पर। और एक 2013 या 15 में एक रिपोर्ट भी आई थी कि वक्फ के, कर्नाटका वक्फ में 2,30,000 करोड़ का स्कैम भी हुआ है। एक बहुत बड़ी रिपोर्ट भी आई थी, वो भी आज तक रिलीज नहीं हुई। पॉलिटिकल प्रेशर से शायद उसे दबा दिया गया है। तो ये सब जो है खामियां वक्फ बोर्ड में नजर आए हैं। वक्फ बोर्ड क्यों है? वक्फ बोर्ड किस लिए लोग अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करते हैं? क्योंकि उसमें हमारी कम्युनिटी का, मुस्लिम कम्युनिटी का भला हो। लेकिन अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे मजम्मत भी करनी है, और जो इसे कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए। ये मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूँ। सर, सबसे पहले हमारा सवाल आपसे यह है कि जो आपने इख्तियार बताया, जो टेंडर कॉल किया है, तो क्या थोड़ा स्पेसिफाई कर सकते हैं कि सर कौन सी जगह आती है, वो कहाँ पे आती है? ये देखिए, न्यू सयाजीराव रोड, जो यहाँ पर फर्नीचर पैलेस है और यूनिक इलेक्ट्रिकल्स, बिरयानी पैराडाइज जो कॉम्प्लेक्स है, एक पेट्रोल पंप भी है, और पीछे वक्फ की ऑफिस भी है, और वहां पर एक तारीखी इमारत भी थी, सवरलाइन बिल्डिंग, जिसमें अच्छा माहाना किराया भी आता था, और एक हमारी एक पहचान भी थी, वो एक तारीखी हेरिटेज बिल्डिंग थी। उसे भी तोड़ दिया गया। उसकी वजह क्यों तोड़ा आज तक बताया नहीं गया। आज तक भी वो जगह ऐसे ही पाल पड़ी है। तो ये वो जगह है सयाजीराव रोड में, जो प्राइम लोकेशन है। तो क्या रोड साइड ही चाहिए? रोड साइड 6,000 स्क्वायर मीटर, बोले तो लगभग 4.5 एकड़ की जगह है। वहां पर ये शॉपिंग मॉल बनाना चाहते हैं। तो शॉपिंग मॉल बनाने से दिक्कत क्या है सर? वो तो वक्फ बोर्ड की जगह है ना, और
और ये जो आप टेंडर कॉल किए हैं, आप बता रहे हैं कि अपना घर से जो है वो टेंडर कॉल हुआ है। हाँ, मुस्लिम बॉयज ऑर्फनेज की जानिब से ये टेंडर कॉल किया गया। मैं इसमें क्यों हमारा इसमें ऑब्जेक्शन है बोलते, तो ये जगह जो है गेजेट में क्लियरली मेंशन है कि एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और आज तालीम की खामी है, कमी है हमारी कम्युनिटी में। आज अगर मुस्लिम कम्युनिटी को कुछ चाहिए तो तालीम चाहिए, एजुकेशन चाहिए। शॉपिंग मॉल्स तो बहुत हैं, शॉपिंग मॉल्स में क्या होता है, जाकर बच्चे अपना टाइम पास करते हैं, वक्त गुजारते हैं मोबाइलों में वगैरह वगैरह, इसमें उलझ के रहते हैं शॉपिंग मॉल में। आज आप ही बताइए, और मैं यहाँ पर अवाम से भी, अमायदीन से, उलमा से भी सवाल करता हूँ आपके माध्यम के जरिए से, आज हमारे कौम को तालीम की जरूरत है या शॉपिंग मॉल की जरूरत है, ये आप डिसाइड करके बताइए, इसका फैसला आप लीजिए। किराए पर नहीं चलेगा सर। हाँ, ये जगह वक्फ बोर्ड की है, मुस्लिम बॉयज ऑर्फनेज शायद लीज या कोई और एग्रीमेंट के तहत वहां पर है। सर, वो दूसरा आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ, यानी 2022 में एक सर्कुलर जारी हुआ, जिसमें इनकम यानी नेट प्रॉफिट जो भी होती है कमेटी की, उसमें से 30% गरीब तबके की मदद में इस्तेमाल किया जाए। जी जी, जो इनका हक है। सर, ये सर्कुलर आने के बावजूद भी 2 साल हो गए, लेकिन आज तक कोई भी कमेटी की जानिब से कोई भी मुस्तहिक को मदद ना कर सके। इसकी वजह क्या आप बता सकते हैं सर? यही मैं सवाल करना चाहता हूँ वक्फ बोर्ड के ऑफिशियल से, और जो अलग अलग इदारे हैं जिसमें आमदनी आ रही है। ये क्लियरली 2 साल पहले सर्कुलर आया था, ये यानी कि रिमाइंडर, याद दिलाने के लिए आया था, लेकिन ये जब से वक्फ बना है तब से भी ये रूल है या एक्ट है कि 30% जो है कम्युनिटी के बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना है, और 7% जो है वक्फ बोर्ड को देना है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं हो रहा है। ऐसे अनगिनत इदारे हैं जहां पर ये खामियां हो रही हैं। अब तो आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े इमारतें और अच्छा खासा किराया है, लाखों करोड़ों में आज जो है आमदनी वहां पर आ रही है। अगर यही आमदनी तालीम में या हमारे जो इलाज में जो हमारे अवाम परेशान है वहां पर इस्तेमाल किया जाए, और हमारे जो नौजवान जो बेरोजगार हैं उन्हें कुछ रोजगार देने में इस्तेमाल किया जाए, तो यहाँ पर गरीबी और जो है इलिटरेसी है पूरी मिट जाएगी। और हमारी कम्युनिटी जो सच्चर कमेटी, गुंडू कमेटी, मिश्रा कमेटी में ये कहा जा रहा है कि दलित से बदतर हमारी आज हिंदुस्तान में हालत है। तो इन हालातों को सुधारने के लिए जो हमारे बुजुर्ग अपने अपने मिल्कियतों को, प्रॉपर्टीज को वक्फ किए थे, ये दूरअंदेशी से ये सोच कर किए थे, लेकिन आज उसका बहुत ही गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये आप माध्यम से भी इसके बारे में एक मुहिम चलाना है, जाकर वक्फ ऑफिशियल्स को भी पूछना है, और जो ये इदारे, बड़े बड़े इदारे जो शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बनकर वहां पर जो आमदनी आ रही है उसका क्या हो रहा है, ये भी आपको जाकर सवाल करना है। सर, सहाफी होने का आपका ये हक है, और आप ये चीज को, इस मुहिम को आगे भी बढ़ाना है। सर, सबसे पहले मेरा मानना यह है कि लोगों को जो है इस बात की अवेयरनेस नहीं थी, तो अब जब अवेयरनेस जागी है तो मैं जो आप लोगों से कहता हूं कि आप कभी भी जो है हर जुल्म के खिलाफ, हर चीज के खिलाफ उठकर लड़ने वाले लोग हैं, वो हक दिलाने के लिए। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्यों ना जो है इस तरीके के इदारों पर जो है एक बोर्ड बनाया जाए कि लोगों को जो है इस चीज की जो है एक अवेयरनेस मिले। जी बिल्कुल, ये जो आपने सवाल किया है बहुत ही अहम सवाल है। लोगों को बिल्कुल इसके बारे में अवेयरनेस या इसके बारे में इत्तला कुछ भी नहीं है। वक्फ क्या है, इसके रूल्स क्या हैं, ये किस लिए बनाया गया है, वक्फ के जो आमदनी आती है वो किसके ऊपर इस्तेमाल करना है, ये आम आवाम को और बहुत से लोगों को किसी को मालूम नहीं है। इसका गलत फायदा जो है, जो अलग अलग लोग हैं वो इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। कहीं वक्फ के बड़े बड़े प्रॉपर्टियां आज जो है एनक्रोच कर दिए गए हैं, कहीं गैर गलत तरीके से उसे रफा दफा कर दिया गया है। बहुत से ऐसे हैं, वो आप रिपोर्ट्स हैं, आप नेट में भी देख सकते हैं इसके बारे में। बहुत बड़े बड़े इसके बारे में डिबेट्स हुए, इसके बारे में रिपोर्ट्स आए, ये भी इंक्वायरी भी बिठाई गई, लेकिन वो मुकम्मल नहीं हुई। तो आपका सवाल बिल्कुल सही है, ये अवेयरनेस हमें लाना है।
हम पार्टी से भी इसके बारे में जद्दोजहद करेंगे। वक्फ क्या है, इसके वक्फ के फायदे क्या हैं और वक्फ किस लिए, वक्फ के फायदे किसके लिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गरीब तबका है उनके लिए ये फायदामंद है। ये भी हम अवेयरनेस पार्टी की तरफ से हम एक मुहिम चलाकर लोगों तक पहुंचाएंगे। आप भी अपने माध्यमों के जरिए ये लगातार, ये सिर्फ ये यहाँ की इंटरव्यू तक शुरू और खत्म नहीं होना है। ये जब तक लोग इसके बारे में जानकर लोग आकर वक्फ को सवाल नहीं करेंगे, तब तक ये मुहिम आपके जरिए से भी और हमारे जरिए से भी और सभी मिलकर ये अगर करेंगे तो इसमें सबकी बेहतरी होगी। सर दूसरा सवाल, जानकारी के हिसाब से मैसूर शहर, सिर्फ मैसूर शहर में 260 से 280 कमेटीज हैं, जिनमें 60 कमेटीज कुछ ऐसे हैं जिनकी इनकम ईयरली करीब 1 लाख से 90 लाख बताया जाता है। हाँ सर, जैसा कि कानून है, यानी कि जो वक्फ एक्ट 1995 का वो जो एक्ट है, उसके हिसाब से जो प्रॉपर्टीज वक्फ कर दे देते हैं तो उसकी हिफाजत के लिए, उसकी फलाह व बहबूदी के लिए कमेटी फॉर्म कर दें। ठीक है ना सर? जी, उस कमेटी के जानिब से अगर उस प्रॉपर्टी को कोई रिपेयर्स करना होगा, रिनोवेशन करना होगा या प्रिजर्वेशन करना होगा प्रॉपर्टीज को, तो वो सेफ गार्ड के वास्ते वो करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इनकम बताया जा रहा है 1 लाख से 90 लाख ईयरली, ऐसे 60 प्रॉपर्टीज यहाँ, यानी कि 60 यहाँ पर कमेटीज हैं, इसके रहने के बावजूद भी 30% अगर ये नहीं निकाल रहे हैं मुस्तहिक लोगों के लिए, गरीबों के लिए, तो क्या इनके अगेंस्ट में कोई लीगल एक्शन होगा सर फ्यूचर में? जी बिल्कुल। ये आप जो रिपोर्ट यहाँ पर पेश कर रहे हैं कि 1 लाख से 90 लाख तक सालाना इनकम है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करोड़ों में ये इनकम जाती है। और अगर ये मुस्तहिक लोगों के भलाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया तो ये पैसा क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है, इसके खिलाफ इंक्वायरी होगी, गवर्नमेंट से सीरियस एक्शन लिया जाएगा। अभी ये वक्फ जो है डीसी यानी कि डिप्टी कमिश्नर के अंडर आ चुका है। हम डिप्टी कमिश्नर से भी मिलेंगे और गवर्नमेंट पे भी दबाव डालेंगे कि इस पर इंक्वायरी हो और जो है ये पैसा जो मुस्तहिक लोगों के लिए वो सही जगह इस्तेमाल होना है। ये हम गवर्नमेंट पे और एडमिनिस्ट्रेशन पर सब पर दबाव भी डालेंगे और एक मुहिम भी चलाएंगे। हमारे साथ हम अपील करते हैं आवाम को, हमायदीन को, उलमा इकराम को, सबको इसमें शामिल हो, क्योंकि ये हक का काम है और इसमें जो है गरीब और पासमानदा तबके की बेहतरी है। सर, जहां तक आपने गवर्नमेंट स्कूलों की बात की, वहाँ के हालात को लेकर बात की, हमारे चैनल के माध्यम से जो है एसडीपीए की ओर से जो है अजीज सेठ बीडी कॉलोनी के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल थी, वहाँ के हालात को जो है आप लोगों ने आया, वहाँ का मुआयना किया, तो क्या ये वहीं पे रुक गया काम, क्या उसको जो है उस पर जो है कार्रवाई चल रही है? नहीं, देखिए जो हमने मुआयना किया, जो हमने इसके ये जो है जिला पंचायत को, डिप्टी कमिश्नर को और एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को हमने मेमोरेंडम दिया है और वहां से भी हमें जवाब आया है कि इस पर हम तहकीक करेंगे और उसके बारे में मरम्मत हो या दूसरी कार्रवाई हो, या अगर वहां पर नेग्लिजेंस। 2 चीजें बहुत डेंजर थी। एक तो जो है वहां पे एक टीसी लगा हुआ है जो बिल्कुल कंपाउंड को लगा हुआ टीसी है, और दूसरी बात यह है कि कंपाउंड की दीवार किसी भी वक्त गिर सकती है और अब तो लगातार बरसात हो रही है। और हमने जब वहां पे आप लोगों के साथ मुआयना करने के लिए हमारे चैनल के जरिए से हम लोग वहां पे गए थे, तो जो मिड डे मील्स है बच्चों को वहीं पे बिठा के खिलाया जा रहा था। तो हो सकता है, होना नहीं चाहिए लेकिन होनी को तो टाल नहीं सकते, तो पुलिस डिपार्टमेंट को भी जो है शायद आप लोगों ने दे रहे हैं करके बताया था। तो क्या काम इस पर चल रहा है सर? जी जी बिल्कुल। सिर्फ बीडी कॉलोनी की स्कूल नहीं है, हम सारे इसको जो एनआर क्षेत्र में स्कूल्स हैं और चामराजा क्षेत्र में भी जो है उनका मुआयना कर रहे हैं और उसका जायजा भी ले रहे हैं। और हमने गवर्नमेंट को भी लिखा है, कंसर्न अथॉरिटीज को लिखा है, मिनिस्ट्री को भी लिखा है, और हम जब तक इसकी जद्दोजहद करेंगे, जब तक इसकी मरम्मत ना हो और जो है जो
एजुकेशन जो तालीम जो हमारे मुस्तहिक लोगों को, गरीब लोगों को मिलना है गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी उन्हें सही तरीके से पहुंचे। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि आने वाले दिनों में आप भी हमारे साथ आइए, हम पूरे स्कूलों का जायजा लेंगे और आवाम के सामने इसे रखेंगे। कहीं ऐसे स्कूल हैं जो मुस्लिम बॉयज ऑर्फनेज और वक्फ के अंडर आते हैं, जिन्हें गवर्नमेंट से भी किराया आ रहा है, लेकिन स्कूलों की मरम्मत नहीं हो रही है, और स्कूल जो आपने बताया कंपाउंड गिर रहे हैं, छतें गिर रही हैं, और जो टॉयलेट्स वहां पर सही तरीके से मेंटेन नहीं हो रहे, जिससे बीमारी फैल सकती है। छत गिरने की वजह से किसी मासूम बच्चे की जान भी जा सकती है। जो बच्चे हमारा और इस मुल्क का और मिल्लत का मुस्तकबिल है, उनका मुस्तकबिल ही खराब हो सकता है। तो क्या कर रहे हैं जिम्मेदार, क्या कर रहे हैं पैसा, क्यों उसकी मरम्मत नहीं कर रहे हैं? इतने बेजिम्मेदाराना क्यों हैं लोग? क्यों हमारे आने वाली पीढ़ी के बारे में फिक्र नहीं कर रहे हैं? क्या बात है? ये आप उनको जाकर पूछिए। जी, जो इदारे हैं, जो वहां पर माहाना ये भी आ रहा है, किराया गवर्नमेंट से भी आ रहा है, और प्राइवेट जो जैसे मुस्लिम मास्टर और इलवाल, आपको मालूम है ना, 60 इदारों की लिस्ट है आपके पास। आप उनके पास जाइए, जाकर जायजा लिए, उनका इंटरव्यू लीजिए, उनके सवाल कीजिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों इसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कि आप जाकर पूछ सकते हैं, आपका हक है। सर, क्या आने वाले दिनों में हो सकता है कि मैसूर नगर निगम के चुनाव करीब हैं, हो सकते हैं चुनाव, तो एसडीपीआई क्या उसके लिए तैयार है? देखिए, एसडीपीआई 5 साल में एक बार आकर चुनाव के लिए तैयारी करने की पार्टी बिल्कुल नहीं है। हम हर हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे वो कोविड हो, डेंगू हो, नेचुरल कैलामिटीज, लैंडस्लाइड्स, पॉलिटिकल जो फैसिस्ट गवर्नमेंट हमारे पर जो डिक्टेटरशिप कर रही है, जो अलग अलग तरीके से हमारे पर मुखालिफत कर रही है, हमें दबाया जा रहा है, इस्लामोफोबिया किया जा रहा है, हमारे ऊपर अलग अलग कानून लाए जा रहे हैं, चाहे वो मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासी, चाहे किसान, इस मुल्क के किसी भी आदमी पर अगर परेशानी आए तो एसडीपीआई है। ये सिर्फ नगर निगम या असेंबली या लोकसभा इलेक्शन के वक्त दिखाई देने वाली पार्टी नहीं है, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस वगैरह वगैरह आते हैं। हम हमेशा इलेक्शन के लिए नहीं, हर चीज के लिए तैयार हैं, तैयार रहते हैं। सर एक आखिरी सवाल आपसे है सर, जहां जैसा कि आप जानते हैं कि मैसूर शहर में मोहम्मद अलीमुल्ला शरीफ जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और फिर आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, इनके ज़रिए से कई मामलों में उन्होंने दखल अंदाजी की और फिर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उन्होंने बहुत से स्टेटमेंट्स भी दिए हैं। इस सिलसिले से आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो काम कर रहे हैं, क्या आप इनके साथ में मिलकर काम करेंगे, या उनको ज़रूरी चीज़ है कि वो आपके साथ मिलकर, और इसके साथ साथ में और दूसरा आप आम अवाम को और फिर यहाँ के जो भी उलमाए दीन हैं उनसे आप क्या पैगाम पहुंचाना, और फिर आप उनसे क्या मदद लेना चाहते हैं, या आप अकेले इन मामलात को हल करने की, इन मसलों को हल करने की कोशिश करेंगे, या आप इन सब लोगों का आपको साथ चाहिए? सर देखिए, अलीमुल्ला शरीफ एक बुजुर्ग हैं और उनकी उम्र आप देख सकते हैं। उतनी उम्र होने के बावजूद भी उन्हें उसमें इतनी फिक्र है, इतनी जो हालात जो गुजर रहे हैं, जो वक्फ के प्रॉपर्टियों को हड़प लिया जा रहा है, वहाँ की जो आमदनी को सही जगह तकसीम नहीं किया जा रहा है, और दूसरे इश्यूज भी हैं जो हमारे हल्के में हैं, चाहे वो रोड्स के हो, चाहे अलग अलग प्रॉपर्टियों के बारे में हो। ये बहुत से मामले में अलीमुल्ला शरीफ साहब जो है काम कर रहे हैं। मैं आप भी देखे हैं कि वो अकेले, वन मैन आर्मी, अकेले इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें फिक्र है, अवाम की फिक्र है। लेकिन अफसोस ये है कि वो इतने वीडियोस, मैंने भी उनके कई वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, कि इतने डॉक्यूमेंट्स वो लाए हैं, इतने आरटीआई में डालकर वो जो है अलग अलग तरीकों, अलग अलग जो गैर गलत काम हो रहे हैं उसे बाहर ला रहे हैं। वो किस लिए ला रहे हैं? अगर वो अवाम की बेहतरी के लिए ला रहे हैं, लेकिन अफसोस यह है कि अवाम हो, हमारे दिन हो, हमारे उलमा हो, कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा है। उनके वीडियोस सुनकर जो है वो खामोश रहे हैं, लेकिन ये फिक्र नहीं कर रहे हैं कि ये वीडियोस में क्या है, ये वीडियोस में किस लिए बना रहे हैं। अगर इस वीडियोस देखकर इसमें जो उन्होंने बयान किया है, अगर हम इनका साथ देंगे तो भलाई किसकी होगी? अलीमुल्ला शरीफ तो अपने लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं,
वो तो अच्छे हाल में हैं। उनके उनके वो ऐसे ऐसे लोगों की मुखालिफत कर रहे हैं कि उनको भी कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन फिर भी वो डरे बिना निडर होकर जो है बहुत से जो है आरटीआई में डालकर बहुत से मामलों को जाहिर किया है लोगों के सामने। अवाम की भी ये जिम्मेदारी है कि जो उनकी वीडियोस देखे, जो ये जाहिर कर रहे हैं उसे लेकर जो है अगर जद्दोजहद करे, इनका साथ दे, तो अवाम का ही फायदा होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी सर, ये बात सच है कि अवाम जो है नफ्सी नफ्सी का आलम है। ऐसे माहौल के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी पर उनको भरोसा है, यानी कि एसडीपीआई जो इख्तिदार में है। यानी आप लोगों की तरफ से जो भी मसले होते हैं उनके खिलाफ हल करने के लिए आपकी कोशिशें जारी रहते हैं। तो मुझे लगता है कि कौम को भी आपके ऊपर बहुत बहुत भरोसा है। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में इन मसलों को हल कर सकेंगे? जी ज़रूर, इंशाल्लाह हमारी जद्दोजहद जारी है। चाहे हम इंतखाबात में कामयाब हो या ना हो, हम जो है मुसलसल जो है लोगों की खिदमत अलग अलग तरीके से, सियासी तरीके से, कानूनी तरीके से, एहतजाजी जद्दोजहद से हम जो है हर मामले में इंटरव्यून होकर जो है लोगों का मामला हल करें। हाल ही में आपने देखा हमदो हमारे 12, जिसमें कुरान और हदीस की धज्जियां उड़ाई गई थी, हुजूर की शान में गुस्ताखी की गई थी, और कुरान और हदीस के कुरान की आयतों को और हदीस के हुजूर की सीरतों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। हमने इसके खिलाफ सारे मुल्क में जद्दोजहद की और हर रियासत में हाई कोर्ट में इसके खिलाफ पिटिशंस डाले, सुप्रीम कोर्ट में भी पिटिशन डाले, और आज उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि वो बैन हो चुका है। इसी तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बीफ बैन, ट्रिपल तलाक, एंटी कन्वर्शन लॉ, ऐसे अनगिनत मामलों में, किसानों के मामले में, दलितों के मामले में, आदिवासियों के मामले में जो है हम कानूनी जद्दोजहद, एहतजाजी जद्दोजहद और सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं। आप उम्मीद रखें और अवाम भी हमारे ऊपर जो है धीरे धीरे हमारे ऊपर भी भरोसा ला रही है। आने वाले दिनों में देखेंगे हम इख्तिदार में आकर ये मुल्क में जो भी हालात हैं उसे जरूर सुधारेंगे। आने वाले दिनों के लिए हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ में है। हमें आज जो प्रेस मीट में बुलाकर जो है आपने जो डिटेल दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं सर। थैंक यू।